Assalamu alaikum. Yes, you may start now. Okay, thank you. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा अफजल है और मैं SNS स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेस नस्ट की एलुमनाई हूँ। और आज हम बात करेंगे रिसर्च प्रपोजल के हवाले से कि रिसर्च प्रपोजल चीज़ क्या है और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए। वैसे तो रिसर्च प्रपोजल डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, जिस तरह से आपको कोई फंडिंग चाहिए, कोई आपने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोई भी रिसर्च में या कोई बिजनेस आपने स्टार्ट करना है। लेकिन अगर आपका रिसर्च बेस्ड कोई प्रोजेक्ट है तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपको रिसर्च प्रपोजल चाहिए। लेकिन हमारी इस सेशन का मेन मकसद जो है बैचलर, मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स की हेल्प करना है कि वो किस तरह से एक इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल लिखने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपकी जो भी आपकी रिसर्च फील्ड है उसमें आपकी क्या सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है और क्या आप अपने काम से क्या उस फील्ड के अंदर नई चीज़ ऐड करेंगे। The purpose of research proposal is to give like significant contribution in your respective field। और उसमें आपका एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने अपने आइडियाज को और अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफाई करना है। और फिर रिसर्च प्रपोजल एक सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपका ओवरव्यू देता है आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से। रिसर्च प्रपोजल के वैसे जो मेन कंटेंट्स हैं वो 8 मेन सेक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले आपका टाइटल है, एब्स्ट्रैक्ट, फिर रिसर्च बैकग्राउंड जो कि लिटरेचर रिव्यू है, रिसर्च क्वेश्चन, मेथोडोलॉजी, सिग्निफिकेंस, टाइम प्लान और बिब्लियोग्राफी। ये सारी डिटेल्स हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल लिखते वक्त जब भी किसी स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं या हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो कि मुश्किल चीज़ उनको लगती है वो रिसर्च प्रपोजल लिखना है। लेकिन हम आपको बताएंगे आज के किस तरह से आसान तरीके से और किन ट्रिप्स को फॉलो करके आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। और रिसर्च प्रपोजल लिखने में आपको थोड़ा सा टाइम रिक्वायर है। 4 से 6 हफ्ते लिखने के लिए 4 से 6 हफ्ते आपको चाहिए एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए। सबसे पहले देखते हैं टाइटल। टाइटल का मकसद ये है कि बहुत आसान अल्फाज में आप बता दें कि आप करना क्या चाह रहे हैं, यानी आपकी रिसर्च क्या है, किस फील्ड में है, क्या मेथड आप अडॉप्ट करेंगे और उसकी जो अप्रोच है वो क्या है, किस टाइप का एनालिसिस है। जब आपका रिसर्च जब पब्लिश होती है तो कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको सर्च करके आप कोई भी आपके रिसर्च प्रोजेक्ट को अप्रोच कर सकता है। और इसमें कीवर्ड्स आपके बहुत ज़रूरी हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च, यानी आप क्वालिटेटिव कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव कर रहे हैं। जैसे से मैं स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेस से हूँ तो डिफरेंट तरह की फील्ड्स हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। उसमें आप स्पेसिफाई कर दें एक खास डायरेक्शन में कि कौन सी किस तरह की आप लाइक प्योर मैथमेटिक्स है या अप्लाइड मैथमेटिक्स आपकी रिसर्च है, और उसमें भी सब सेक्शन क्या है आपकी फील्ड का। फिर मेथड आप कौन सा अडॉप्ट करेंगे, न्यूमेरिकल मेथड है या थ्योरेटिकल अप्रोच है, जो भी आपका मेथड आप अप्रोच करेंगे वो। और कोशिश करें कि कम से कम अल्फाज इस्तेमाल करें, जो कि आपके मैक्सिमम एक लाइन या बहुत भी हो तो 1.5 लाइन तक जाए टाइटल। और याद रहे कि टाइटल जो है थ्रू आउट द जिस तरह से आपका रिसर्च जो है रिसर्च प्रोजेक्ट आपका इवॉल्व होता है, टाइटल आपका चेंज हो सकता है। बाय द एंड ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट टाइटल चेंज हो जाता है, इसलिए टेंटेटिव होता है। लेकिन स्टार्ट में आपने जब किसी फंडिंग को अप्रोच करना है, सुपरवाइजर को जो है आपने लिखना है, तो क्या ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल को हाईलाइट करने के लिए। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में आपने एक पैराग्राफ लिखना होगा, एक समरी लिखनी होगी जो कि जो पॉइंट्स मैंने बताए 3 अप टिल 7, वो तमाम पॉइंट्स का एक निचोड़ आपने एब्स्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिखना है। एक समरी लिखनी है कॉन्साइज सी, और उसमें आप टाइटल को थोड़ा एलिबोरेट करेंगे कि कौन सा मेन रिसर्च इशू है जो कि आप हाईलाइट करना चाहते हैं, और कहाँ पे एक काइंड ऑफ गैप था जो आप फिल करेंगे, और आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, किस टाइप का एनालिसिस करेंगे,
और इसमें आपने बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं देनी, क्योंकि आपका रिसर्च प्रोजेक्ट आपको नहीं पता कि उसकी आउटकम्स या कंक्लूजन्स क्या होंगी, लेकिन पॉसिबल जो आपके पर्सपेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सब आपने हाईलाइट करने हैं। और 100 टू 150 वर्ड्स का एक एब्स्ट्रैक्ट का पेज होगा, जो कि टाइटल पेज के बाद आपका जो एब्स्ट्रैक्ट पेज है एक पैराग्राफ की फॉर्म में होगा। उसके बाद रिसर्च बैकग्राउंड आपका समझ लें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है जो रिसर्च के हवाले से। इसमें आपको बहुत सारी रीडिंग रिक्वायर है और आपको एक कंसिस्टेंट स्टोरी बनानी है। आप जिस फ़ील्ड में हैं, उस फ़ील्ड में देखें कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से इतनी तेज़ी से आजकल एडवांसमेंट हो रही है, तो आपने अपनी फ़ील्ड में देखना है कि आपकी फ़ील्ड में पिछले 5 से 10 सालों में कितनी रिसर्च हो गई है, मैक्सिमम 15 सालों में, क्योंकि आजकल इतनी हर फ़ील्ड का एक अपनी पेस होती है कि वो किस तरह से फ्लरिश कर रही है। तो आपने अपनी फ़ील्ड में देखना है कि पिछले 5 से 10 या मैक्सिमम 15 सालों में कितनी एडवांसमेंट हुई, वो सारी आप हाइलाइट कर लें जो मेन रिसर्च हैं, और ये आपका एक टेंटेटिव ड्राफ्ट होगा रिसर्च बैकग्राउंड का। और ऑफ कोर्स उसमें से हर साल में आप कोई जो मेन और हाइलाइटेड रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो उनको सेपरेट करके अपने रिसर्च बैकग्राउंड में डालेंगे। इसके लिए आपको रीडिंग चाहिए तकरीबन, अच्छा रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए 4 से 6 हफ्ते की। और आपने उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है कि आपको कौन-सी इन्फॉर्मेशन आपको मिली अपनी फ़ील्ड में से, और कहाँ पे एक तरह का गैप था जो आप फ़िल करना चाहते हैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से। और करंट स्टेट ऑफ नॉलेज क्या है उस पर्टिकुलर फ़ील्ड में। और फिर इसके लिए लिटरेचर रिसर्च बैकग्राउंड लिखने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। आप अपने जो सुपरवाइज़र को आप अप्रोच कर रहे हैं, आप उसको ईमेल लिख सकते हैं कि मैंने इतनी रिसर्च की है और मेरा ये आइडिया है, आपका क्या व्यू पॉइंट है। उसका बेस्ट तरीका ये है, अगर आप मास्टर या पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए अब्रॉड अप्लाई कर रहे हैं, तो जो जिस सुपरवाइज़र को या जिस इंस्टीट्यूट को या जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट में जाएँ और आपकी जो भी पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव फ़ील्ड है, उसमें जाकर देखें कि कितनी पब्लिकेशंस हैं, क्या रिसर्च चल रही है, या जिस सुपरवाइज़र को आपने ईमेल लिखनी है, आप उसको देखें कि उसके रिसर्च पेपर्स क्या हैं, उसके फर्दर रेफरेंसेस में वो किनको रेफ़र कर रहा है, और किस तरह की आपकी एक रिसर्च अप्रोच हो सकती है। और इसके लिए अगर आपका पहले से सुपरवाइज़र के साथ कोई कॉन्टैक्ट है, या अगर आपके बैचलर्स में या फिर मास्टर्स में या पीएचडी में, तो आप अपने सीनियर्स के साथ बात कर सकते हैं, आप अपने प्रोफ़ेसर्स के साथ, सुपरवाइज़र्स के साथ एक तरह की कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जो जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी रिस्पेक्टिव फ़ील्ड में कितना काम हो चुका है और कितना मज़ीद हो सकता है, और आपका जो भी रिसर्च क्वेश्चन है, वो कितना फ़ीज़िबल है। तो ये सब कुछ आपको रिसर्च बैकग्राउंड में तकरीबन 1 से 2 पेजेज़ में आपको लिखना पड़ेगा, और एक तरह की एक फ्लुएंट स्टोरी सी बनानी पड़ेगी उसमें। और इसकी एक अच्छी टिप ये है कि आप जब भी आप रिव्यू कर रहे हों, तो आप अपने पास सारे आर्टिकल्स एक फॉर्म, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीड ऑल पेपर्स ऑफ एनी ईयर, तो उसमें सबसे अच्छी ये है कि आप उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, और आप उस पेपर के पिछले रेफरेंस में जाएँ। तो इस तरह से आप पिछले 2-3 साल तक जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना काम हो चुका है और कितना मज़ीद हो सकता है। रिसर्च क्वेश्चन ये सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी जो रिसर्च प्रपोज़ल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो रिसर्च क्वेश्चन है। और इसमें सबसे पहले आता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आपकी अप्रोच क्या है, और आपके एम्स और गोल्स क्या हैं, और जो आप सोच रहे हैं या जो आपके माइंड में प्रोजेक्ट है, क्या वो आंसरेबल है? क्या ये वाक़ई फ़ीज़िबल है? और उसमें कौन-सी न्यू एडवांसमेंट हैं जो आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ किसी भी फ़ील्ड में लाएँगे? अब स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा मसला एक आता है कि वो मतलब आपके माइंड में किस तरह से एक क्वेश्चन आ जाए, तो इसका बेस्ट यही है कि आपने रीडिंग करनी है, आपने कम्युनिकेट करना है, अपनी फ़ील्ड में लोगों को अप्रोच करना है, लोगों की जो रिसर्च है उनको स्टडी करना है, और ये इस तरह से स्टडी से आएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से रात को सोएँ और सुबह आपके माइंड में एक रिसर्च क्वेश्चन आ जाए, इसके लिए आपको तकरीबन 1-2 महीने चाहिए एक अच्छी रिसर्च करने के लिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इट इज़ पॉसिबल कि जो आपने मास्टर में काम किया है, मास्टर थीसिस किया है, वही आपका लिंक आउट हो जाए, या आपके मास्टर थीसिस में कुछ कुछ क्वेश्चन्स रह गए हों, जो आप चाहते हों कि उनको ही फर्दर पॉलिश करके और उनसे ही आगे अपनी फर्दर पीएचडी रिसर्च कंटिन्यू कर सकें।
और बैचलर लेवल पे ये थोड़ा-सा आपके सुपरवाइज़र हेल्प आउट करते हैं इस चीज़ में, आप जिस डिपार्टमेंट में आप रिसर्च कर रहे हैं, आपके सुपरवाइज़र्स के पास भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर आप फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें भी 2 तरह की चीज़ें हैं, या तो आपको रिसर्च प्रपोज़ल खुद लिखना पड़ता है, या आपको सुपरवाइज़र जो है वो एक तरह की एक रफ़ सा ड्राफ्ट दे सकता है कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट है और आप बताएँ कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, या आपके जो पास्ट स्किल्स हैं, आप उनको किस तरह से एडॉप्ट करके आप इसके अंदर कुछ चेंजेस ला सकते हैं या इसकी एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो उस केस में थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। अदरवाइज़ आपके जो रिसर्च बैकग्राउंड है, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपका एक थोड़ा-सा आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से अपना रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है रिसर्च मेथोडोलॉजी, और इसका भी आइडिया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ, अगर आप एक कोई ना कोई प्रपोज़ल देते हैं और आपके पास सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, तो उन सेट ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपकी डिफरेंट तरह की अप्रोच हो सकती है, न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल। आपने किस मेथड से उसको सॉल्व करना है, वो आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, और आपने अपने मेथड को जस्टिफाई करना है एज़ मच एज़ पॉसिबल। रिसर्च प्रपोजल आप अपनी पीएचडी के स्टार्ट में देंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ योर पीएचडी, आपके मेथोडोलॉजीज भी चेंज होती हैं, लेकिन जो आपके माइंड में फर्स्ट मेथड क्लिक होता है वो आपने इसमें लिखना है और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है और जस्टिफाई करना है कि किस तरह से आपका मेथड जो आप सोच रहे हैं वो आपके रिसर्च क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। इसी तरह से अगर सोशल साइंसेस की बात करें, तो अगर आपका आपने क्वेश्चनेयर्स बनाने हैं, आपने पब्लिक के साथ डील करना है, या आपने कुछ न कुछ सर्वेस करने हैं, तो ये सब आपके आते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में। तो बेसिकली रिसर्च मेथोडोलॉजी एक अप्रोच है कि जो आपने क्वेश्चंस डिफाइन किए हैं, उनको किन पॉसिबल तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप जो मेथड प्रपोज कर रहे हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि उसका सक्सेस रेट क्या है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, या आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है उस मेथड के बारे में, आपने उस पे काम किया है, या आपका मास्टर थीसिस जो है वो आपने कहीं ना कहीं उस मेथड को अप्लाई किया है और आपके पास क्या आउटकम्स आई, और उसकी बेस पे आप ये सोच रहे हैं कि आपके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है उसको भी ये मेथड जस्टिफाई करेगा। एंड इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आपका जो मेथड आप सोच रहे हैं या आप जो प्रपोज किया है वो इतना सक्सेसफुल ना हो और उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इनमें ये काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपके जो मेथड्स हैं वो उस तरह से वर्कआउट नहीं करते जिस तरह से आपने प्लान किया हुआ है, या आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वो सॉल्यूशन अप्रोच नहीं जस्टिफाई करती, और जो आपको बाद में पता चलता है कि इसमें ये कॉम्प्लिकेशंस हैं और इस तरह से इसको आप कैरी आउट नहीं कर सकते, तो उस केस में आपका प्लान बी क्या होना चाहिए? ये भी आपने रिसर्च प्रपोज़ल में एक काइंड ऑफ प्रपोज़ल देना है कि मेरी फर्स्ट पॉसिबल अप्रोच ये है, और अगर ये नहीं हो सकता तो मेरी सेकंड पॉसिबल अप्रोच ये हो सकती है। और उसमें भी आप सेम वही जो आप प्लान ए के बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, आप उन्हीं चीज़ों को जो उसमें पॉसिबल या फ़ीज़िबल नहीं है, वो आप अपने प्लान बी में काइंड ऑफ हाइलाइट कर सकते हैं कि मेरी ये अप्रोच है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि एनालिसिस है या वैलिडेशन ऑफ योर रिजल्ट्स है। आपने जब भी आप साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो उसमें ऑफ कोर्स आपका काम बिल्कुल न्यू होता है, आपको आइडिया नहीं है कि इसकी पॉसिबल आउटकम क्या होती है। लेकिन आपके पास यू हैव ऑलवेज अ रूम ऑफ वैलिडेशन, और आप अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं। जिस तरह से अगर न्यूमेरिकल रिजल्ट्स हैं, आप उनको थ्योरेटिकल प्रूफ्स और जस्टिफिकेशंस की बेस पे आप कह सकते हैं कि मेरे जो ये रिजल्ट्स हैं ये इस हद तक इनकी इस हद तक ये करेक्ट हैं, या कोई और आपका पैरेलल में कुछ कोड्स हैं, या जब आप रिसर्च बैकग्राउंड में आप जब आर्टिकल्स लिखते हैं तो उसमें भी मेथड्स डिफाइन होते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं अपना जो मेरे रिजल्ट्स हैं, आई एम प्लानिंग टू वैलिडेट माय रिजल्ट्स विद XYZ पेपर। अब उससे आप उनकी थोड़ी मॉडिफिकेशंस करके आप कह सकते हैं कि मैं अपने टेस्ट को अपने अपने प्रोजेक्ट को इसके साथ टेस्ट करूँगा और दिस इज़ माय पॉसिबल प्लान। उसकी आउटकम क्या होती है ये आपको नहीं पता, लेकिन आप एक प्रपोज दे सकते हैं कि मैंने अपने मेथड को एक्यूरेट और उसकी एक्यूरेसी कैसे इम्प्रूव की जा सकती है। Significance is pretty much the same as like research question.
कि आपने जो प्रपोज किया है उस चीज़ की अहमियत क्या है और आप क्या समझते हैं कि आपका जो काम है वो कितना ओरिजिनल है और उस काम की आपकी रिस्पेक्टिव फील्ड में क्या इम्पोर्टेंस है और आप किस जगह पे आपका हाउ डज यू योर वर्क स्टैंड आउट, आप किस तरह से अपने काम को नुमाया बना रहे हैं। इसके लिए भी आपको ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं रीडिंग से। आपने रीडिंग करनी है, आपने लोगों से डिस्कस करना है, आपने थोड़ा-सा टाइम देना है कि आपकी जो पर्टिकुलर फ़ील्ड है उसके जो आपकी फ़ील्ड है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और फिर उस आपकी जो फ़ील्ड के अंदर जो आप काम कर रहे हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और ना सिर्फ़ आपकी अपनी फ़ील्ड में बल्कि अगर आप उसको लिंक कर सकते हैं किसी भी दूसरी फ़ील्ड्स के साथ, उनमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज़ की बात करूँ तो इसमें मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये तीनों फ़ील्ड्स हैं एंड हाउ यू कैन लिंक दीज़ फ़ील्ड्स और दीज़ सब्जेक्ट्स और योर पर्टिकुलर फ़ील्ड विद एप्लाइड अदर एप्लाइड फ़ील्ड्स। तो इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन ना सिर्फ़ अपनी फ़ील्ड में बल्कि दूसरी भी फ़ील्ड्स में कितनी ज़्यादा है, ये हाइलाइट आप करेंगे इस सेक्शन में। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है टाइमलाइन, यानी आपने एक रफ सा एस्टिमेट देना है कि आपने कब अपना प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करना है और पॉसिबल अगर आप उसको स्प्लिट कर दें डिफरेंट मंथ्स में या फिर 6 मंथ्स में, हाफ ऑफ ईयर में अगर आप उसको स्प्लिट कर दें तो आई थिंक इट्स बेटर। मैंने यहाँ पे जो टाइमलाइन दी है वो एक एवरेज पीएचडी की दी है, वैसे 3 साल है लेकिन 4 साल में भी होती है लोगों की कंप्लीट, और अगर आपका बैचलर थीसिस है तो आई थिंक आपके पास 6 महीने या 1 साल का टाइम होता है। आप उसको स्प्लिट कर दें मंथ्स में, 2-3 मंथ्स, जितने भी आपके मंथ्स आपको लगता है, आप अपने सुपरवाइज़र के साथ डिस्कस करके बना सकते हैं एक टाइमलाइन। पीएचडी की अगर बात करें तो उसमें ये कि फर्स्ट ईयर में आपका लिटरेचर रिव्यू में चला जाता है हाफ ऑफ द ईयर या इससे भी ज़्यादा, और फिर स्टार्टिंग में अगर आपके कुछ रिजल्ट्स आते हैं या एटलीस्ट आप रीफॉर्मुलेशन करते हैं किसी भी प्रीवियस काम की, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि आपने उस चीज़ को दोबारा से एक डिफरेंट तरीके से या सेम तरीके से रीफॉर्मुलेट किया। सेकेंड ईयर में अगर आपके एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, एनालिसिस आते हैं, कुछ आप अगर सर्वेस कर रहे हैं, जो आपकी बेसिक मेथोडोलॉजी और अप्रोच है, वो सेकंड और थर्ड ईयर में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद थर्ड और फोर्थ ईयर में आप बता सकते हैं कि आपके पॉसिबल आउटकम्स जो आपने मेंशन किए होंगे, आउटकम्स जो हैं वो रिजल्ट्स आ रहे हैं या किस टाइप के आपके रिजल्ट्स हैं, क्या आपने उनमें एनालाइज किया। ऑफ कोर्स ये आपका एक प्रपोजल है, आप इसमें एग्जैक्ट जो रिजल्ट्स हैं वो हाईलाइट मेंशन नहीं कर सकते, बट आप एक रफ एस्टिमेट और एक ओवरव्यू दे सकते हैं कि थर्ड ईयर में आपका प्लान क्या है। आप यू प्लान टू डू सम एनालिसिस और वैलिडेशन करेंगे आप अपने रिजल्ट्स की, और फिर उसके बाद एक उनमें से कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे, थीसिस डिफेंस, राइट अप आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और प्लान फॉर पब्लिकेशंस, और जितनी आपकी जितना आपका इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है या आपकी अगर स्कॉलरशिप है या जो जो भी आपके पास जहाँ से आपको फंडिंग मिल रही है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी पब्लिकेशंस होनी चाहिए। बाज़ जगहों पे मेंशन होता है कि हमें 2 या 3 पब्लिकेशंस चाहिए या कुछ में नहीं मेंशन होता, बट इट्स ऑलवेज गुड टू मेंशन दीज़ पब्लिकेशंस। और ये 3 ईयर का प्रोजेक्ट मैंने रफली बनाया, लेकिन आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं 4 इयर्स, और जिस तरह से आप आपका जितना टाइम पीरियड है आपके प्रोजेक्ट का। इसके अलावा आप ये एक रफ ओवरव्यू है, लेकिन आप अगर एग्जैक्ट बनाना चाहें तो वो आप इस तरह से एक टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ऊपर ईयर्स मेंशन कर दें कि 2021 टू 2022 एंड देन 22 टू नेक्स्ट ईयर, और फिर जितने आपके, आप उसको इस तरह से स्प्लिट कर दें। यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू में आप इफ इट्स योर चॉइस, आप इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई रिफॉर्मुलेशन ऑफ सम मॉडल है आपके माइंड में है तो वो आप यहाँ पे थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि आई एम प्लानिंग टू लाइक रिफॉर्मुलेट दिस मॉडल ABC जो भी है, और आपके क्या प्लान्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से भी दे लें टाइमलाइन तो इट्स फाइन। अगर आप उसको, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगी जिसमें आप मजीद उसको स्प्लिट कर सकते हैं कि किस तरह से आप
सब फॉर्म में एक अपना रिसर्च प्लान देते हैं तो वो किस तरह दे सकते हैं, बिकॉज इट्स गुड, इट विल गिव दैट आपको अपनी रिसर्च का पता है और आपने उसको एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और ये सेकेंड ईयर का आपका कॉलम है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट्स, एनालिसिस और अगर आपकी पब्लिकेशन का इरादा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट पब्लिकेशन और लाइक प्लान टू सबमिट एटलीस्ट वन पब्लिकेशन, समथिंग लाइक दैट। और लास्ट फाइनल ईयर में वही चीज़ें जो आपकी आउटकम्स होंगे या आपका थीसिस राइट अप होगा या आप उसको रैप अप करेंगे। यहाँ पे मैं अगर अपना जो मैंने रिसर्च प्रपोजल सबमिट किया था उस प्लान के बाद इस टाइप का मैंने एक ओवरव्यू दिया था एक टेबल की फॉर्म में, और फिर मैंने उसको फर्दर स्प्लिट किया था फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में। और फर्स्ट ईयर में फिर आप मतलब रिसर्च बैकग्राउंड जो आपने एनालिसिस और रीडिंग की है उसमें आप एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे चीज़ें लिख सकते हैं कि मैंने कुछ रीफॉर्मुलेशंस करनी है, कुछ सेटअप मॉडल सेटअप करना है। अगर आपका किसी भी तरह से अगर आप सोशल साइंसेज में है तो आपने कुछ सर्वेज बनाने हैं, मैथमेटिकल और साइंटिफिक फील्ड है तो आपने अपना मॉडल सेटअप करना है, ये सब आप बता सकते हैं। इतनी ज़्यादा डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप उसको रफली एक टेबल की फॉर्म में भी दे दें इस तरह से तो दैट्स टोटली फाइन। और इससे थोड़ा सा आपका रिसर्च प्रपोजल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो आप इस तरह से सेकंड ईयर की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड ईयर में आपका मेन काम सेकंड और थर्ड ईयर में होगा जो कि अप्रोच, मेथडोलॉजी और पॉसिबल आउटकम्स होगा। और थर्ड ईयर में आपके मेन आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो मेरे मेन क्वेश्चंस थे उनकी पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती हैं या क्या आ सकता है और हम उनके ऊपर फर्दर क्या क्या एनालिसिस करेंगे। और फिर फाइनल आपके पास आखिरी साल में या लास्ट ईयर, थर्ड ईयर, लास्ट 6 मंथ्स में आप अपना जो है पब्लिकेशंस और थीसिस के बारे में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका बिब्लियोग्राफी का सेक्शन काफ़ी आसान इस तरह से है क्योंकि जो आप पहले सेक्शन में रिसर्च बैकग्राउंड और लिटरेचर रिव्यू देंगे वही सब कुछ आपका यहाँ पर आएगा। 5 से 10 रेफरेंस आर्टिकल्स बहुत हैं, अगर आप चाहते हैं तो 15 भी दे सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल देना चाहिए क्योंकि ये आपका एक प्रपोजल है, आपका पूरा थीसिस नहीं है। 5 से 10 रेफरेंस और प्रोमिनेंट आर्टिकल्स जो आप समझते हैं कि जिन जिन आर्टिकल्स ने आपको मोटिवेट किया आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और उनका रेफरेंस आपका लिटरेचर रिव्यू से और दूसरा आपका मेथोडोलॉजी वाले सेक्शन में से ही यहाँ पर आएंगे। और ये आर्टिकल्स आपके वो होंगे जब आप अगर आप किसी सुपरवाइजर को मास्टर या पीएचडी या पोस्ट डॉक के लिए हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करते हैं तो जो आपका सुपरवाइजर है वो भी उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा, तो उसको पता मतलब उसको आइडिया होगा कि इसने ये वाले रेफरेंस पेपर पढ़े हैं या ये वाली इसकी ये इस अंदाज से सोच रहा है। तो आपने अपने आप को वहाँ पे फुली प्रूव करना है और ये रिसर्च रेफरेंसेस बहुत मैटर करते हैं, बिल्कुल आउटडेटेड नहीं होने चाहिए और लेटेस्ट रिव्यू और इन रेफरेंसेस से पता चलेगा कि कहाँ पे आपका गैप था और कहाँ पे आपने उस गैप को फिल करने की एक कोशिश की है थ्रू दिस रिसर्च प्रपोजल। और ऐसे पेपर जिससे आपको आइडिया हो कि आपने अपनी फील्ड को थोड़ा सा डीपली स्टडी किया है और ये आपके लिटरेचर रिव्यू और मेथोडोलॉजी सेक्शन से ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक काइंड ऑफ एक पेज होगा जिसमें आप रेफरेंसेस आपके 5 से 10 रेफरेंस बन जाएंगे, 5 भी ठीक है। और बाज़ औक़ात रिसर्च प्रपोजल की रिक्वायरमेंट भी होती है, किसी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करते हैं या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं तो उधर रिक्वायरमेंट लिखी होती है कि आपका रिसर्च प्रपोजल इतने पेजेस का हो और रफली 2000 टू 2500 वर्ड्स का ही होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद एक ऑप्शनल सेक्शन फ्यूचर वर्क और एक्सटेंशन, इसको आप बिब्लियोग्राफी से पहले भी लिख सकते हैं और इससे थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि आप सिर्फ इस हद तक नहीं सोच रहे, आप फ्यूचर एक्सटेंशंस भी वो आप करना चाह रहे हैं। और इसमें आप ये प्रपोज भी कर सकते हैं कि अगर आपका कोई काम पीएचडी के दौरान या मास्टर्स के दौरान एज प्लान जैसे आपने प्लान किया वो उस तरह से नहीं गया
तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप उसको एज़ अ फ्यूचर काम, फ्यूचर एक्सटेंशन या ओपन क्वेश्चंस के तौर पे भी उसको रख सकते हैं। तो आपने फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ देनी है और कंट्रीब्यूशन अपनी फील्ड में क्या हो सकता है उसका, और फर्दर डिफरेंट फील्ड्स में आपकी काम का क्या फ्यूचर स्कोप हो सकता है, और आप किन-किन रिसर्च फील्ड्स या कहाँ-कहाँ आप कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, किस-किस जगह में आपके क्या माइंडसेट है। तो ये काफ़ी एक अच्छा सेक्शन है, अगर आप ऐड कर दें, और अगर नहीं भी करें तो आई थिंक इट डज़न्ट मैटर, बट इट्स ऑलवेज़ एनकरेज्ड टू ऐड सच सेशंस बिकॉज़ इट विल गिव द आइडिया दैट यू आर रियल थिंकर एंड रियल रिसर्चर। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो, और या आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। शारद मदिया, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि चैट में हैं। इफ यू ओपन द चैट, देखो। हम्म, कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं कि जर्मनी और यूएस के हवाले से, तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा सर्च करना पड़ेगा। जहाँ पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जहाँ जिस इंस्टीट्यूट में ये किसी ने यहाँ पे लिखा है, और ये बहुत हद तक सही बात है कि आपने अपने आप को मोल्ड करना है अकॉर्डिंग टू द टारगेट इंस्टीट्यूट और टारगेट सुपरवाइज़र। तो डेफ़िनिटली आपने उनसे फंडिंग लेनी है, और आपने उनको बताना है कि येस यू आर थिंकिंग समथिंग, तो आपने अपने आप को उस हिसाब से मॉडिफ़ाई करना है। द थिंग इज़ दैट कि आप जब ईमेल के थ्रू किसी सुपरवाइज़र को अप्रोच करते हैं, तो आपको नहीं पता कि अगले का क्या माइंडसेट है और वो किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप उस सुपरवाइज़र के रिसर्च पब्लिकेशंस को थोड़ा-सा पढ़ें। उससे आपको आइडिया हो जाएगा, या फिर आप उसके वर्क ग्रुप में जाके अगर किसी मास्टर या पीएचडी स्टूडेंट के साथ अगर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो ये भी बहुत इफ़ेक्टिव वे है, और इस तरह से लोग हेल्प करते हैं और बताते हैं, आपको थोड़ा-सा आइडिया देते हैं कि अम इस सुपरवाइज़र की क्या फ़ील्ड है या उसका वे ऑफ वर्किंग क्या है? रिमशा, आपने पूछा कि रिसर्च प्रपोज़ल और साइनॉप्सिस में क्या फ़र्क है? तो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डिफरेंस। रिसर्च प्रपोज़ल आप बेसिकली प्रपोज़ कर रहे हैं, और साइनॉप्सिस ये होता है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं, जहाँ पे आप रिसर्च जब स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट कुछ मंथ्स में आपने अपना जितना काम आपने किया है, या लिटरेचर रिव्यू किया है, या आपने जो प्रॉब्लम अपना समझा है, वंस यू आर इन द पीएचडी और एनी रिसर्च पोजीशन, जब आप उसके अंदर होते हैं, तो आपने फर्स्ट 6 टू 9 मंथ्स में अपना काम जो है उसको डिफेंड करना होता है। तो दैट इज़ सिनॉप्सिस। वो बेसिकली आपका रिसर्च प्रपोज़ल से ही एक्सट्रैक्टेड होता है, कि जो रिसर्च प्रपोज़ल में आपने लिखा, आपने पहले पहले साल में उसको कितना अंडरस्टैंड किया, कितना आपने उसको कैरी आउट किया, और अब आपकी स्टैंडिंग क्या है अपने प्रॉब्लम के हवाले से, और उस हिसाब से आपकी मे बी आपका जो थर्ड और सेकंड और थर्ड ईयर का चीज़ें हैं वो चेंज हो सकती हैं, कि फर्स्ट आई वाज़ थिंकिंग, मैंने रिसर्च प्रपोज़ल में मेंशन किया
कि मैं इस मेथड से करूँगा या प्लान ए या प्लान बी करूँगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो शायद पॉसिबल ना हो, तो मेरी सेकंड अप्रोच ये हो सकती है। तो बेसिकली वो आपको आई थिंक फर्स्ट ईयर में डिफेंड करना पड़ता है, काइंड ऑफ अपना प्रपोज़ल। जी, बिल्कुल, आपकी पीएचडी की ड्यूरेशन में आपके काफ़ी सारे मूड स्विंग्स चलते रहते हैं। आपको शुरू में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च बैकग्राउंड के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप रिसर्च प्रपोज़ल लिखें, तो उसको जस्ट रैंडमली कहीं से कॉपी पेस्ट करके ना लिखें। उसके लिए थोड़ा-सा रिसर्च करें और थोड़ा-सा रीडिंग करें, थोड़ी-सी स्टडी करें रिसर्च प्रपोज़ल लिखने से पहले। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि सुपरवाइज़र को जब अप्रोच आप करते हैं, तो उसके पास रिसर्च प्रपोज़ल बना होता है। वो आपको कह देता है कि आपको रिसर्च प्रपोज़ल बनाने की ज़रूरत नहीं है और मेरे पास ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं कुछ 1, 2, 3, आप इन 2-3 प्रोजेक्ट्स को पढ़ लें और आप बताएँ कि आपको कौन-सा आपकी स्किल्स पे और आपके रिसर्च बैकग्राउंड के साथ कौन-सा मैच करता है। और फिर आप मुझे बता सकते हैं कि और उसके ऊपर हम काम करेंगे। इफ यू आर लकी एनफ टू गेट सच सुपरवाइज़र, तो इट्स अ ब्लेसिंग। और अगर नहीं है, तो उससे पहले अगर आप प्रपोज़ करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा-सा टाइम लेके इसको अच्छी तरह से स्टडी करें और इसमें एक आपको एक रफ़ सा डॉक्यूमेंट बनाना है। इसमें कुछ इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने डीपली स्टडी किया हुआ है थोड़ा-सा 4 से 6 हफ्ते, तो आई थिंक पहले साल के दौरान भी आपको आसानी होगी पीएचडी में काफ़ी, क्योंकि आपने वही चीज़ें आपने मेंशन की रिसर्च प्रपोज़ल में, आपने थोड़ा बहुत पढ़ी हुई हैं और वही अब आप उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। Is there any other question from the audience? No question. Thank you so much. अगर आपको रिजेक्शन आती है कहीं से, तो आप एक पोलाइट वे में एक ईमेल लिख सकते हैं और उसको एज़ अ कंस्ट्रक्टिव वे में ले सकते हैं कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप मुझे फीडबैक दें कि किस तरह से मैं अपना रिसर्च प्रपोज़ल या क्या ऐसी चीज़ थी व्हिच यू थिंक कि आपके रिसर्च बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं करती, और इफ इज़ देयर एनी समथिंग व्हिच इज़ लैकिंग इन माय रिसर्च प्रपोज़ल और माय प्रोफाइल, तो आप उनको एक फीडबैक के लिए ईमेल कर सकते हैं। और जो प्रोफेशनल मोस्ट ऑफ द टाइम सुपरवाइज़र होते हैं कि वो आपको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे देते हैं और आप उसको यूज़ करके दोबारा से उसके पास या कहीं और अप्लाई कर सकते हैं। और रिसर्च प्रपोज़ल की जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ कंट्रीज़ में है, कुछ में नहीं है। अगेन कंट्रीज़ में भी स्कॉलरशिप्स पे डिपेंड करता है, जिस तरह से जर्मनी में जो दात स्कॉलरशिप है उसमें रिसर्च प्रपोज़ल आपको चाहिए। आपको जो अपनी स्टार्टिंग एप्लीकेशन है, सुपरवाइज़र को अप्रोच करने के लिए आपको सुपरविज़न लेने के लिए रिसर्च प्रपोज़ल ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आप स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें रिसर्च प्रपोज़ल लगाना होता है। कुछ सुपरवाइजर्स की सुपरविजन लेने के लिए आपको रिसर्च प्रपोजल नहीं चाहिए होता, कुछ में चाहिए होता है। सो ये वेरी करता है केस टू केस। आप स्टार्टिंग जब आप सुपरवाइजर के ईमेल लिखें, तो उसमें रिसर्च प्रपोजल देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी एक पैराग्राफ में अपना रिसर्च बैकग्राउंड और सीवी दे सकते हैं। और फर्दर अगर वो आपके प्रोफाइल में, आपकी रिसर्च में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हुआ, तो आप उससे कहेगा कि आप मुझे एक रिसर्च प्रपोजल बना कर दें। दूसरे केस में वो कहेगा कि मेरे पास प्रपोजल्स हैं, आप इनको पढ़ लें और हम उन पे काम कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि आपको एप्लीकेशन के लिए फिर रिसर्च प्रपोजल चाहिए होगा।
जी, रिसर्च प्रपोज़ल में बेहतर यही है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस अवॉइड करें, और रिसर्च जो लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च बैकग्राउंड लिखेंगे उसमें तो आपको चाहिए होगा कि मतलब 2 पेजेस आपने थोड़ा थ्योरेटिकल काम लिखना होगा, और थोड़ी-सी एक स्टोरी बनाने के लिए आपको पहले 2 पेजेस चाहिए होंगे कि आप उसमें लिखें। लेकिन बाकी पे के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप उसको बुलेट पॉइंट्स में, टेबल्स में थोड़ा-सा इस तरह से स्प्लिट कर लें कि पढ़ने पढ़ने वाले के लिए भी आसानी हो, और फिर अगर कोई आप में इंटरेस्टेड है तो आपसे मज़ीद डिस्क्रिप्शंस और डिटेल्स माँग लेंगे। और एक और टिप, अगर आप रिसर्च प्रपोज़ल बनाते हैं, तो आपके जो सीनियर्स हैं, आप उनको भेज सकते हैं कि आप इसको अगर आप रिव्यू कर सकें और अपनी कोई सजेशन दे सकें। अब एलुमनाई एसोसिएशन की तो एक अच्छी कंप्लीट बॉडी बनी हुई है, आपके जितने एलुमनाइज़ हैं, जो आपको लगता है आप अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग टू हाइड दिस रिसर्च। कुछ लोग अपने रिसर्च प्रपोज़ल्स हाइड करते हैं, एक-दूसरे से छुपाते हैं। मेरा नहीं ख़्याल इसमें कुछ ऐसी चीज़ है, और इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर आपका कोई रिसर्च प्रपोज़ल एकदम से पढ़ेगा और वो आपका आइडिया चोरी कर लेगा। अगर आपका जेन्युइन आइडिया है तो अ, अगर रिसर्च इस फील्ड में, मेरा नहीं ख़्याल कोई इस टाइप के आपके कोलीग्स होंगे जो आपके रिसर्च आइडियाज़ को चोरी करेंगे। आप शेयर करें अपने डिपार्टमेंट में, अपने एलुमनाइज़ के साथ, और इवन जिस सुपरवाइज़र को आप अप्रोच कर रहे हैं उसके साथ शेयर करें। तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू कम्युनिकेट एंड send your research proposal for suggestions. जी, बिल्कुल, मैं इसके बाद, लेकिन आई थिंक वीडियो शेयर होगी यूट्यूब पे, तो वहाँ से भी आपके पास ये कंप्लीट स्लाइड्स होंगी, अदरवाइज़ मैं भेज दूँगी आपको। इसके अलावा मैं कुछ आपके साथ लिंक्स भी शेयर कर सकूँगी, जहाँ से आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, अपनी फ़िल्टर करके अपनी जो फ़ील्ड है, उसमें देख सकते हैं कि अम, इन इतने सालों के पेपर्स आपको दिखाएँ, और आपको उनमें से हर साल में 1 या 2 हाइलाइटेड पेपर्स निकाल के अपने रिसर्च प्रपोज़ल में लिखने होंगे। अगर आपका मज़ीद कोई और सवाल नहीं है, तो हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं, और अगर आपको बाद में रिसर्च प्रपोज़ल लिखने के दौरान आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या हेल्प चाहिए हो, तो आप एलुमनाई के जितने भी पेजेज़ हैं, अपने डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब में आप पूछ सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। Thank you so much, Khadija, for your time and guidance. Uh, I will share the recording of this meeting on YouTube because the live feature was not showing the slides. So I will be sharing this video later on. And the slides, Khadija, you can send me the slides, and I will email the participants, the registered participants of today's session, if they need those slides. Thank you Okay, so much once again. welcome. Thank you everyone for joining and wonderful questions to make this session fruitful. Thank you. Thank you very much. I wish you all best of luck. Or it's very easy to write research proposal. It's not such a big rocket science. और थोड़े से टाइम कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी के साथ, और थोड़े से अपनी एफर्ट के साथ आप 4 to 6 वीक्स में बड़ा अच्छा रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हैं। तो आई विश यू ऑल गुड लक। Thank you everyone. Allah Hafiz. Take care.